आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का गद्य खंड का अंतिम चैप्टर यानी पाठ 12, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसको लिखे हैं हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, जिसमें हम पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेखक के बारे में यानी महात्मा गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं और गद्य खंड को आज समाप्त करते हैं। लिखे हैं गांधी जी ने, अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक यानी अहिंसा, और अहिंसा का अर्थ होता है कि बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाए जो प्रतिरोध किया जाए। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट या बाधा डालना। आप लोग साइंस पढ़े होंगे, फिजिक्स में, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध का जिक्र जरूर हुआ होगा, जिसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। खैर, आप लोग पढ़े होंगे तब याद होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी टंटे के अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो ये सबसे उदात्त यानी कि उदार यानी अच्छा और बढ़िया शिक्षा है। अगर हम पर अत्याचार हो रहे हैं, हम पे कोई दबाव दे रहा है, तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। ये हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध अहिंसक होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी हिंसा नहीं की, कभी किसी पर कोई शारीरिक कष्ट नहीं दिया। हाँ, अंग्रेजों का विरोध करते रहे पूरा जीवन, देश को आजाद भी कराया, लेकिन कभी उन्होंने किसी पे डंडा नहीं चलाया, किसी पे गोली नहीं चलाई। बस आवाज उठाते थे कि तुम यहां से चले जाओ। हाँ, इसमें क्या है कि अहिंसा के मार्ग पर आप चलेंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है अपनी सफलता को पाने में, लेकिन होता जरूर एक दिन है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अहिंसा के बारे में बच्चों को किताबी ज्ञान से पहले जानकारी होनी चाहिए, चाहे वह जानकारी उनके फैमिली से हो, उनके स्कूल से हो, उनके कोचिंग से हो, या उनके समाज से हो, कहीं से भी। आप किताबी ज्ञान, यहां पे आप क्या कर रहे हैं? किताबी ज्ञान हासिल कर रहे हैं। इससे जरूरी है कि आप जानकारी हासिल करें कि अहिंसक प्रतिरोध क्या होता है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो शायद ये पढ़ाई लिखाई आपकी जिंदगी में कुछ खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकती। क्योंकि आप पढ़ लिख के मानते हैं कि अच्छा मार्क्स लाते हैं, आप फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट लाते हैं, और डेली लोगों से झगड़ा करते हैं, हर बात पे खूना खूनी पे उतर जाते हैं, तो फिर वो डिग्री, वो मार्क्स किसी भी काम के नहीं रह जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर अहिंसा नहीं, आपके अंदर हिंसा भरी हुई है। और ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि आप जितने भी क्लास में लोग बैठे हैं, पढ़ाई तो करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों के पास एक और गुण है, मारपीट करने का। जो थोड़े थोड़े बातों के लिए, थोड़े से शब्दों के लिए तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। तो गांधी जी इसका विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के जीवन में वो किताबी ज्ञान से पहले इस बात को जान ले कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है। हमें चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें कोशिश करना है कि हम झगड़ा ना करें। गांधी जी ये नहीं कहते हैं कि आप किसी का विरोध मत कीजिए। गांधी जी कहते हैं विरोध कीजिए,
ऐसा नहीं कि अत्याचार सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अत्याचार सही है, अत्याचार सहना नहीं है, विरोध करना है, लेकिन मार पीट करके नहीं, बातों से करना है। और बातों में गाली नहीं देना है। ये नहीं कि सर बोले आप गालियाना है कोई एक बार मुंह से, गाली नहीं देना है, बातों से अच्छे से बात करेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा, लोग कहते हैं कि लातों के देवता बात से नहीं मानते हैं। हर बात में लात उठाना सही नहीं होता है, क्योंकि बातों से तो लोग मानते ही हैं, बस थोड़ा सा आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ज्यादा देर, आप तुरंत डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो बातों से कोई नहीं मानता है। अब मान लीजिए कोई एक थप्पड़ आपको मारा है, आप उसे कहेंगे हमको मत मारिए, गलत बात है, मैंने आपका क्या किया है, तो ऐसे थोड़े ना मान जाएगा, वो तो और एक थप्पड़ कसेगा। लेकिन इसी तरह कहते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन खुद शर्मा जाएगा और छोड़ देगा, और अपने आप पर वो पछतावा करेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छिपी हुई है। गांधी जी का कहना है कि हर बच्चे को वर्णमाला सीखने से पहले, वर्णमाला मतलब क ख ग घ, अंग्रेजी में ABCD, गणित में 1 2 3 4 5 जो पढ़ते हैं, तो कहते हैं मतलब कहने का अर्थ है पढ़ाई की स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति हर कोई पहले वर्णमाला ही पढ़ता है। तो कह रहे हैं कि जब भी आप वर्णमाला लिखें, सांसारिक ज्ञान प्राप्त करें, मतलब ये किताब कापी जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़े, उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आत्मा क्या होता है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, और इस आत्मा में कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई हैं। अगर आप इसको समझ जाएंगे और उसके बाद जब ये किताबी ज्ञान हासिल करेंगे, तो इसमें भी आपका जो आनंद है बहुत ज्यादा आएगा, और आप इसमें रस बस जाएंगे, आपका इसमें दिल लग जाएगा, क्योंकि आप असलियत पता कर चुके हैं। आत्मा जिसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता है, पहले तो ये जान जाएंगे। अगर आत्मा के बारे में आप सोचते हैं कि आत्मा है क्या, तो आत्मा केवल लोग भूत के रूप में देखते हैं, तो भूत के रूप में मत देखिए। आत्मा एक ऐसी ताकत है जो धरती का हर कार्य कर सकती है, बस उसकी प्रेरणा और उसको जगाना हमारा काम है, जो हमारे अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रेम क्या है, तो प्रेम का अर्थ है कि हर एक जीव से अच्छे से बात करना और उसके साथ हमारा अच्छा व्यवहार होना ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम उसे ही कहते हैं जहाँ पे हमारा व्यवहार अच्छा होता है। प्रेम और कुछ नहीं होता है। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रहते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो बस समझिए आप प्रेम करते हैं सबसे। और सबसे मारा पीटी गाला गलौज दिन भर करते हैं और तब कहते हैं कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो वो प्रेम नहीं है। आत्मा में शक्ति, तो मैंने बताया कि आत्मा के पास वो पावर है कि दुनिया के हर काम कर सकता है। अगर इस चीज को आप समझ लेंगे, उसके बाद आप किताबी ज्ञान को हासिल करते हैं, तो वो किताबी ज्ञान आपके लिए सार्थक होगी। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी कि हर बच्चे के जीवन में ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर कोई आपसे घृणा करता है तो आप उससे घृणा मत कीजिए, क्योंकि घृणा से घृणा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, घृणा को प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। अगर आपके परिवार में, आपके अगल बगल कोई आपसे जलन करते हैं, कोई आपसे द्वेष रखते हैं, और आप चाहते हैं कि वो हमसे कोई द्वेष न रखे, कोई जलन न करे, तो इसके लिए एक ही प्रक्रिया है कि आप उससे जलन न करें, आप उससे प्रेम करें, आप उससे लगाव रखें। एक न एक दिन उसके अंदर जो आपके प्रति गलत भावना बैठी हुई है, एक न एक दिन निकल जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रास्ता यही है कि हम प्रेम से घृणा को जीत सकते हैं, सत्य से असत्य को जीत सकते हैं, और कष्ट सहन से हिंसा को जीत सकते हैं। अगर आप पर कोई हिंसा करता है, जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों पे क्या किया था, हिंसा किया, अत्याचार किया, लेकिन हम लोगों ने कष्ट सहा, हम लोग उनके मार पीट खाए, और एक न एक दिन क्या हुआ, हमें सफलता मिली, और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। गांधी जी भी बात कहते हैं कि सही बात है कि जब तक मतलब अहिंसा से हिंसा को जीतना है तो आसान नहीं है ये काम, टाइम लगता है, कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन एक न एक दिन अब क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि प्रेम से घृणा को जीता जा सकता है,
सत्य से असत्य को जीता जा सकता है, और कष्ट सहन से हिंसा को जीता जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि हिंसा को किससे जीता जा सकता है, तो कष्ट सहन से। असत्य को किससे जीता जा सकता है, सत्य से। घृणा को किससे जीता जा सकता है, प्रेम से। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब होता है बाबू अंतिम समय में, पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। मतलब बताते हैं कि जब मैंने इस चीज को समझ लिया कि सत्य में कितना ताकत है, उससे पहले मुझे सत्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सत्य के बारे में जब मैंने जाना, उसके शक्ति को मैंने जाना, तब मुझे ये लगा कि आने वाली पीढ़ी को, यानी जो बच्चे हैं, उनको भी सत्य और अहिंसा का ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने 2 स्कूल खोले, एक का नाम रखा था टॉलस्टॉय फॉर्म और एक का नाम रखा था फिनिक्स आश्रम। उन दोनों में उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया। मतलब खुद से पढ़ाने की बात नहीं हो रही है, मतलब टीचर भी रखे थे वो। और पहले के टाइम में टीचर जो थे भाई सभी आंदोलन में साथ दे रहे थे, तो कोई किसी से पैसा नहीं लेता था, क्योंकि उस समय तो खुद किसी के पास नहीं था, तो सबको एक दूसरे के सहयोग के लिए पढ़ा रहे थे। तो एक है फिनिक्स आश्रम और एक है टॉलस्टॉय फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे टॉलस्टॉय जी हैं जो रूस के रहने वाले हैं। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे इनके बारे में, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आश्रम जो ये देख रहे हैं, ये आश्रम है फिनिक्स आश्रम, ठीक है। यहीं पे बच्चों को ये सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम गांधी जी ने शुरू किया था। आगे गांधी जी कहते हैं, मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आंख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का बुद्धि बढ़ाना है, तो सबसे पहले उसकी जो इंद्रियां है, इंद्रिया मतलब होता है शरीर के अंग होता है, उनको पहले क्या करना होगा कि उसके बारे में बच्चे को ये जानना चाहिए कि इसका क्या काम है। शरीर के हर एक अंग की जानकारी बच्चे को होना चाहिए कि ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में। और सही तरीके से उपयोग को जानने के बाद उसे पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी से हाथ है हमारा, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे हाथ हैं ये दोनों, तो दोनों के क्या कार्य हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कितनी पावर है, ये हर चीज को हमें जानना चाहिए। पैर है, आंख है, कान है, नाक है, इस तरह हमारे शरीर के कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि धरती का हर एक आदमी, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने शरीर के अंगों के बारे में सोचता हो कि हाथ का कितना जीवन में महत्वपूर्ण कार्य है, इस आंख का इस जीवन में कितना महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी इसमें आप लोग बैठे हैं, बताइए आप लोग कभी इसके बारे में सोचते हैं? कोई नहीं सोचता है। जानते हैं हम लोग इसके बारे में कब सोचते हैं? जब इसमें कोई समस्या आती है। उस व्यक्ति से देख पूछिएगा जिसका हाथ नहीं है, 24 घंटे में 23 घंटा सोचता होगा हाथ के बारे में कि मेरा हाथ नहीं है। क्योंकि जब भी वो कुछ करना चाहता होगा, हाथ का काम पड़ता होगा, वो नहीं हो पाता होगा, कष्ट होता होगा, बस उसको क्या आ जाता ही है, याद आ जाती है हाथ की वो। लेकिन जिसके दोनों हाथ है उसको कभी हाथ याद नहीं आता है। तो कमी जब होती है तब याद आता है ये चीज। सिंपल सा एग्जांपल, इसके बाल झड़ जाते हैं ना बाबू, उसको 24 घंटा अपना बाल याद रहता है। ये अपना अनुभव है, ठीक है ना। और जिन व्यक्ति के पूरे बाल हैं, मैं गारंटी देता हूं कभी भी सबके बारे में कभी सोचता ही नहीं होगा कि इस ये झड़ता भी है, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, आराम से, उसको जाएगा नहाएगा, कभी तो झाड़ लेगा, इधर हाथ से फेर लेगा, चल देगा, क्योंकि उसका उस पर ध्यान नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन गिरना शुरू हो जाएगा ना, हाथ में आना शुरू हो जाएगा स्नान करते वक्त,
उसके बाद वो सोचेगा ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे पागल हो जाएगा उसके लिए। जब जब गिरेगा उसका हालत खराब होगा। जैसे कि लड़कियों का ही बाल गिरता है, अगर ज्यादा गिरने लगे तो ये लोग भी टेंशन में आ जाती है, अरे भाई अब क्या करें, तो सारा बलिया गिर जाएगा। वैसे इन लोगों का कभी चिकना नहीं होगा, ये भी एक नेचुरल है। फिर भी कम हो जाता है, बहुत लोग का घनत्व कम हो जाता है, पतला केस हो जाता है। लेकिन पुरुषों में है कि चंदा मामा जो होते हैं ना, चिकन उस तरह हो जाता है, चांद का टुकड़ा। तो शरीर का कोई भी अंग हो, जब वो गायब होता है तब उस पर ध्यान जाता है। जब तक गायब नहीं होगा ना, तब तक ध्यान, तो गायब होने से पहले ही अगर उस पर ध्यान चला गया होता और उसके बारे में हमने जान लिया होता और उसको समझ चुके होते, तो शायद उसका हम व्यवस्था पहले से कर लिए होते, तो शायद वो कभी समाप्त नहीं होता। आप लोगों ने ऋतिक रोशन का नाम सुना होगा, चाहे उसको देखा भी होगा। उसके पिता जो है राकेश रोशन, उनके एक भी बाल नहीं है, और ऋतिक रोशन का देखना कितना बाल है। कारण यह है कि जीनेटिक प्रभाव होता है कि जिसके पिता के बाल झड़ जाते हैं, ज्यादातर उनके जो संतान होते हैं उनके भी बाल झड़ जाते हैं। लेकिन इस बात को राकेश रोशन जानते थे कि मेरा जब एक भी बाल नहीं है तो बेटे का कहाँ से रहेगा, और फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना है तो बिना बाल का काम कोई कैसे कर सकता है, क्योंकि फिल्म में काम करने के लिए आपको सुंदर लगना पड़ेगा। आप अगर सुंदर नहीं दिखेंगे तो फिर आपको कोई लेगा नहीं। और मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता उसका बाल होता है, वहीं से चेहरा को आदमी देखना शुरू करता है। बाल छिलवा दीजिए, उसके बाद कुछ भी क्रीम लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हौड़िए लगेंगे, बाकी कुछ उसमें रहेगा नहीं। बस काला टीका मार दीजिए मूड़ी पे, लगेगा बिजुका है, खेत में लगाए हुए बिजुका है, तो नहीं तो कौवा हाँकने के लिए लगा दिया जाता है, वही होता है। तो उसने बचपन से ही उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, जबकि उसका कोई तबीयत खराब नहीं था। उस बाल का हमेशा दवा आता है, बचपन से ही उसका उसने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था कि आगे चल के इसका बाल न झड़े। और देखिए सही में उसका परिणाम हुआ कि उसका बाल नहीं झड़ा। क्यों? क्योंकि उसने किताबी ज्ञान से पहले अपने शरीर के अंगों के बारे में जानकारी हासिल की कि इसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। महत्व को समझते थे उसके पिता, उनको पता था कि मेरे पास सब गुण होते हुए मैं हीरो नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि मेरे पास बाल नहीं थे। समझ रहे हैं बात को? कमी जब होती है तब इंसान को एहसास होता है। लेकिन पॉइंट में कुछ परसेंटेज लोग होंगे जिनको अगर पहले ही सबका ज्ञान हो गया तो शायद उनकी ये कमी कभी नहीं होगी, कभी उनको कोई हानि नहीं हो सकती। लेकिन हम में से कोई भी आदमी अपने शरीर के बारे में बहुत कम ही सोचता है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग। अब देखिए, शरीर का उपयोग के बारे में तो आपने जान लिया कि यह हाथ है तो इसका क्या उपयोग है, नाक है तो इसका क्या उपयोग है। लेकिन गांधी जी कहते हैं बुद्धि, बुद्धि लगाकर उपयोग करना है। अब नाक का उपयोग है सांस लेना। नाक का उपयोग क्या है? सांस लेना और छोड़ना। अब इसको आप उल्टा अगर लगाना चाहें, इसका अर्थ, इसका यूज और भी जगह करना चाहें, तो आप कहेंगे सर पोटा छिड़कने के लिए बना है। अब मन खराब करेंगे लोगों का भी। कहीं भी जाइए तो कहेंगे सर बोले हैं कि नाक का उपयोग बढ़िया से करना, कहीं भी बढ़िया से छींक दिए। ये तरीका नहीं है, बुद्धि वाला प्रयोग करना है। इसका रियल यूज क्या है? क्योंकि हर एक चीज का दो अर्थ निकल जाता है। धरती पर कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसका कोई डुप्लीकेट ना बनता हो। ओरिजिनल बनता है तो उसका क्या बनता है? डुप्लीकेट भी तैयार किया जाता है। तो डुप्लीकेट क्या है? वही गलत वाला जो आदमी खुद से तैयार कर देता है। लेकिन नाक ओरिजिनल रूप से किस चीज के लिए बनाया गया है? श्वसन के लिए, सांस लेना और छोड़ने के लिए। तो हमें अपने शरीर के अंगों का प्रयोग तो जानना ही है, साथ ही साथ ये जानना है कि इसका सही उपयोग क्या है। तब कहेंगे कि हाँ आप शिक्षित हैं। उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, जो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकी वस्तु ही साबित होगा। गांधी जी कहते हैं ठीक है, हमने शरीर के बारे में जाना, शरीर का विकास किया, मस्तिष्क, मस्तिष्क मतलब हो गया माइंड, दिमाग का विकास किया,
लेकिन ये सारे विकास होने के बावजूद अगर हमने आत्मा का विकास नहीं किया, हमने अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचा, तो ये सारा व्यर्थ है, ये सब बेकार है। अब आत्मा के बारे में समझने का अर्थ क्या हुआ? तो आत्मा के बारे में समझने का अर्थ हुआ कि हमारा, देखिए कहा जाता है कि आत्मा और मन दो चीज होता है। आत्मा हमें कभी भी गलत राय नहीं देता है। हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो हमारी आत्मा हमें उससे आगाह पहले कराती है कि ये गलत है और ये सही है, लेकिन जो हमारा मन होता है वो हमेशा गलत की ओर लेकर जाता है। वो हमेशा कुछ ऐसा करना चाहेगा जो हमारे लिए सही नहीं होगा, लेकिन जो करेंगे उसमें मजा आएगा। जैसे किसी का फेयर चुराना है। मान लीजिए आपने फेयर नहीं किया है और सर बोले हैं कि हिंदी का फेयर दिखाना है, तो आप सोच रहे हैं बाप रे बाप 12 गो पाठ हो गए, अब कहाँ से करेंगे, गोपालगंज घूमते रह गए, इधर उधर रह गए, चलो किसी का चुरा लेते हैं। अब आप चुराने के चक्कर में लगे, ये आपका मन है। मन कहता है कि क्या करूं, लेकिन आत्मा कहता है ये गलत है। एक बार जरूर कहेगा वो, एक बार दो बार जब भी करने जाएंगे वो रुकेगा। आपका मन कहेगा कि चुरा लो और आत्मा कहेगा रुक जाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि मन हमेशा विजयी हो जाता है। ज्यादातर समय में जो ये मन है आत्मा पर हावी हो जाता है और आत्मा की बात हम नहीं सुनते हैं। किसकी बात सुन लेते हैं? मन की बात सुन लेते हैं। आपको पता है कि पूजा चल रहा है आपके घर पर, किसी घर गए दोस्त के घर, वहां पे मीट भात का पार्टी है, आपका मन लसफसाने लगता है, जाए तो घरे थोड़े खाता नहीं, बहरी के बात बा, कोनो बात नहीं, दुए पीस खाए में ज्यादा ना। और आपका आत्मा कह रहा है रहने दो, आज पूजा है। अब इसी उधेड़ बुन में आप फंसे रहते हैं। तो जो आत्मा का सुन लेता है वो नहीं खा पाता है, और जो मन का सुनता है दो पीस लेता है, उसके ऊपर सब कहता है जब खाइए लिए हैं तो 2 पीस और ही दे, अब बढ़िया से हो जाओ, भर पे डकार मार के जाएंगे। तो मन और आत्मा की लड़ाई हर 1 मिनट चलती है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने मन और आत्मा में से किसको चुनते हैं। चुनना तो आप ही को, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मन आपका कुछ भी करेगा आप कर देंगे, नहीं, चुनना आप ही को है। जब भी आप अपने जीवन में कोई काम करें तो एक बार सोचें, दोनों ख्याल एक बार लाएं, देखिएगा दोनों ख्याल जरूर आता है। हर व्यक्ति को पता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है, हर व्यक्ति को पता होता है। एक चोरी करने वाले व्यक्ति को भी पता है कि चोरी करना पाप है, अच्छा काम नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं ना। एक बार उनसे आप पूछेंगे कि यार चोरी करना सही है, सच्ची में बताते हैं, वो कहेगा नहीं चोरी करना सही नहीं। क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा ये काम करे? कोई नहीं चाहता। देखना, एक दारू पीने वाला भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा दारू पिए। क्यों क्यों नहीं चाहता है वो? क्योंकि उसको पता है कि ये काम सही। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पियक्कड़ आदमी भी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा दारू पिए। एक बार सोचिए, यानी आत्मा उसका कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो पी रहा है, उसका मन, वो नहीं चाहता है कि मेरा। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा बने। चोर डाकू भी होता है ना, जो लुटेरा, वो भी अपने बच्चे को चाहता है कि कोई अच्छा इंसान बने। आप लोग फिल्म देखते होंगे तो देखिएगा कई सारे डॉन होते हैं उसमें, लेकिन वो लोग अपने से उसको दूर रखते हैं। क्यों दूर रखते हैं? कि मेरे पास रहेगा तो ये मेरा काम सीख जाएगा और ये गलत काम, और उसकी एक छोटी सी नौकरी के लिए दूर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, कि कम से कम 25 से 30 हजार कमाएगा, कम से कम सुखी जीवन तो जिएगा। यहाँ पे लाखों कमाएगा और एनी टाइम कब किधर से गोली चल जाएगा, कब किधर से कौन मर जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो इस चीज को समझ गया होता है कि ये रास्ता सही नहीं है। तो हमारे मन और आत्मा की लड़ाई चलती रहती है, इसलिए हमें अपनी आत्मा को समझना जरूरी है। गांधी जी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करें तो एक बार जरूर अपनी आत्मा की सुने। आपकी अंतरात्मा जो है आपको कभी भी गलत सलाह नहीं दे सकती है। जब भी आपके मन में कोई अच्छा सलाह आए तो समझ लेना ये आत्मा कह रही है, और फिर आप कह रहे हैं कि छोड़ो चाहे जौन होई तो देखल जाए, तो ये आपका मन है। जब भी बात आ जाए ना कि छोड़ो जौन होई तो देखल जाए, बस वही जब मन अपन तेज काम करेला, बुझ जाला कि हम जीत गए, अभी काम करी है। तो आप लोग अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। फिर बताते हैं गांधी जी, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा का अर्थ हुआ
अपने अंदर की शिक्षा, अपने दिल से सोचने की शिक्षा। यानी कि हम जब भी कोई काम करें, कुछ भी सीखें, तो एक बार हमें प्रयास करना चाहिए कि क्या इस शिक्षा से ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए कोई नुकसानदेह साबित न हो, मेरे लिए क्या ये किसी और के लिए भी नुकसानदेह साबित न हो। आप कोई काम करते हैं और आप पहले ही सोच लेते हैं कि इससे किसी को नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो ये गारंटी है कि आप अगर वो गलत काम होगा तो करेंगे ही नहीं, लेकिन सोचेंगे तब। जैसे छठ दीपावली का टाइम आ रहा है, बिहार का फेमस पर्व है, लोग पटाखे बजाते हैं। पटाखे बजाने से पहले आप एक बार ये सोचें कि हो सकता है पटाखा फटकर किसी के शरीर पर चला जाए, हो सकता है कि पटाखे फटकर किसी के घर पे जाके गिर जाए, घर जल जाए। अगर आपने सोच दिया तो क्या आप पटाखे जला पाएंगे? तो आप एक गलत काम करने से भी बच जाएंगे। आपने सोच लिया कि इससे वायु प्रदूषण होगा, इससे ध्वनि प्रदूषण होगा, आप पटाखे जलाएंगे? नहीं जला पाएंगे, क्योंकि आपका आत्मा उसे रोक देगा, कहेगा नहीं ये गलत है। लेकिन आप क्या कहते हैं, इतना सोचे तो काम चली, जन हो तो देख ले, तो पता लगला बिहान बोले 2-3 जना विकलांग हो गए बड़े, का बोले तो हाथे में बम बाज गई, तो एगो हाथ नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे है। तो गांधी जी कहते हैं कि आप कोई भी काम करो, एक बार दिल से सोचो, एक बार मन से सोचो, उसे पूरे दिल से सोचो, क्या ये सही है? आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और सर पढ़ा रहे हैं और बीच में बैठ के आप मोबाइल चला रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको सोचना चाहिए क्या ये मेरे लिए सही है। एक बार सोचना चाहिए कि मैं इतने दूर से पढ़ने के लिए आता हूं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर साइकिल एक साइड से चलाता हूं, दोनों साइड से 10 से 12 किलोमीटर हुआ, और उसके बाद भी अगर मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है मेरे आने जाने का? अगर इतना आपने एक बार सोच दिया ना, एक बार, गारंटी है जीवन में गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा जीत जाएगी। लेकिन होता क्या है, आपका आत्मा नहीं बल्कि कौन जीतता है? आपका मन जीत जाता है। आप कहते हैं चलो जो होगा सो एग्जाम में देखा जाएगा, बस इतना ही में सब टाल देते हैं और एक ही बार में सारा सब्जेक्ट खत्म, वहीं पे सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सर्वांगीण। सर्वांगीण मतलब होता है सभी तरह से। सर्वांगीण मतलब क्या होता है? सभी तरह से विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। मतलब एक बच्चा एक सही रूप में शिक्षा तभी प्राप्त कर सकता है जब वो शरीर के तो बारे में जाने ही, शरीर के साथ साथ वो अपने आध्यात्मिक, अपने आत्मा के बारे में भी जाने। अगर वो दोनों चीज पे फोकस करेगा तो वो अपने जीवन में कभी गलती करेगा नहीं और वो अपने जीवन में एक न एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सफल हो ही जाएगा। उसके बाद है, ये सब बातें अविभाज्य हैं। देखिए विभाज्य मतलब होता है बांटना, अविभाज्य मतलब होता है नहीं बांटना। तो ये जितनी बातें की गई हैं ये बांटी नहीं जा सकती हैं, तोड़ी नहीं जा सकती हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहे एक शब्द का प्रयोग किया गांधी जी ने, कुतर्क। एक होता है तर्क, तर्क मतलब बढ़िया चीज होता है, तर्क मतलब होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, किसी चीज को पूछने की इच्छा। और कुतर्क मतलब होता है कि आप कुछ पूछते हैं लेकिन फालतू चीज पूछते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी गांधी जी के बारे में, तो आपके मन में कोई सवाल पैदा हुआ, तो आप हमसे पूछ लिए कि सर थोड़ा इसके बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ बता दीजिए, चाहे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड बात आप पूछ रहे हैं, तो ये हो गया तर्क। क्या हो गया? एक होता है कि हम पढ़ा रहे हैं गांधी जी के बारे में और आप यहाँ से गए और पूछने लगे सर आप मोदी जी को आई रहो तो का कहूँगा। अब बताओ इसमें मोदी जी का बात कहाँ से आ गया? इसको कुतर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बस टीचर का दिमाग खराब होगा तो बढ़िया से ठठाई हो देगा। समझ रहे हैं बात को? तो कुतर्क नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। वो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे आपको रहना चाहिए। जब मोदी जी का बात आएगा तो फिर उनके बारे में पूछिएगा। अब मैथ कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, आप लगे संस्कृत उससे पूछने, अब बताइए दिमाग खराब होगा मैथ का सवाल समझने में कि कहाँ से कौन सूत्र लगेगा, और आप उसमें कह रहे हैं सर पाटलिपुत्र में जो गोल घर है वहां पे क्या क्या है,
तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहाँ चला गया केवल। जब पाटलिपुत्र का बात आएगा तो वहां पे पूछना तुम, तो कुतर्क नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि कुछ लोग कुतर्क करते हैं, कहते हैं कि नहीं, शरीर अलग है और मस्तिष्क अलग है, दिमागी काम अलग होना चाहिए, शरीर के काम, जबकि कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर दोनों का विकास एक साथ नहीं हुआ तो किसी एक का भी विकास नहीं हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है, आपने शरीर के बारे में नहीं सोचा और केवल पढ़ाई किया, तो मान लीजिए आगे चल के आप दिन रात बीमारे पड़े रहेंगे, तो उस पढ़ाई से क्या फायदा है, कोई काम कर पाएंगे क्या। और ठीक है, शरीर ही खूब बढ़िया बनाए, खा पी कर बढ़िया से सब इसका यूज किया, आप पढ़े लिखे नहीं, तो गधे न हो जाएंगे, सामान ढोएंगे, तो फायदा तो दोनों में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दोनों का विकास होना जरूरी है, शरीर से भी, दिमाग से भी, मस्तिष्क से भी। सही है कि नहीं बात, ये दोनों से विकास करना होगा। उसके बाद है अगला पैराग्राफ, शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। यानी कि शिक्षा का मेरा यह अर्थ है कि बच्चे के अंदर जो भी बुद्धि है, जो गुण है, जो आत्मा है, उसके आत्मा के क्या क्या गुण है, उसके सामने प्रकट किया जाना चाहिए। बच्चों के सामने ये बात रखनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस एक बार करने का प्रयास तो करो। तब बच्चा मोटिवेट होता है, प्रेरणा लेता है और आगे की ओर बढ़ता है। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के कोई अंत नहीं होता है जी। आप जीवन भर किताब पढ़ेंगे, धरती पर इतना ना किताब है कि आपका कई जन्म समाप्त हो जाएगा, लेकिन किताब कभी समाप्त नहीं होगा। जिस तरह कहा जाता है कि आप किसी रास्ते पे चलते हैं तो आप थक जाते हैं, लेकिन क्या रास्ता कभी थकता है, आगे देखेंगे तो फिर रास्ता आगे है, अनंत में छिपा हुआ है। किसी भी रास्ते पर आप चलिए, रास्ता कभी समाप्त नहीं होता है। उसी तरह पुस्तक कभी समाप्त नहीं होते हैं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, ना तो कोई आदि है और ना ही कोई आदि, मतलब ना तो कोई इसकी शुरुआत है कि पढ़ाई की शुरुआत हुई थी कहाँ से, और ना किसी को पता है कि अंत का है। किसको पता है कि पढ़ाई की शुरुआत कौन किताब पहले आया था, किसी को पता है, कुछ नहीं पता है। ये भी पता नहीं है कि कहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि इसका कोई किनारा नहीं है, बस इस तरह समुद्र की तरह फैला हुआ है। हाँ, आप जितना बटोर सके उतना बटोर लीजिए, ये आपके भाग्य का है। तो कोई कम बटोरता है, कोई ज्यादा बटोरता है, तो जो जितना लेवल का बटोरता है वो उसी पे खुश हो जाता है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। मतलब जो हम किताबी ज्ञान हासिल करते हैं, वो चाहे कोई स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, दोनों को शिक्षा देने का एक साधन है। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, आप लड़के पढ़ रहे हैं, तो आप दोनों को किताब क्या कर रहे हैं, शिक्षा देने का एक साधन है केवल। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। साक्षरता का अर्थ होता है 100 अक्षर, यानी अक्षर का ज्ञान होना, ये कोई शिक्षा नहीं है। गांधी जी से शिक्षा नहीं मानते कि आप किताब पढ़ लिए तो आप शिक्षित हो गए। वे कहते हैं जब तक आपके अंदर व्यवहार नहीं आया, जब तक आपके अंदर आत्मा की शक्ति की पहचान नहीं हुई, तब तक आप शिक्षित नहीं है। लेकिन हम शिक्षित किन्हें मान लेते हैं, जो किताब पढ़ लिए, जिनका रिजल्ट आ गया, वे शिक्षित हो गए। वो शिक्षित गांधी जी नहीं मानते हैं। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस प्रकार करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। दस्तकारी मतलब होता है कि हाथ से कुछ करना। कहते हैं कि पढ़ाई के टाइम में मैं चाहता हूं कि बच्चा कोई काम सीखे अपनी क्षमता के अनुसार। ये नहीं कि आज पढ़ाई कर रहा है तो वो कोई काम नहीं करेगा, काम करना चाहिए। उनका सोच ये था कि जैसे ही बच्चा काम करेगा और पढ़ाई करके निकलेगा, तुरंत उस काम में वो लग जाएगा, वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी क्षेत्र में एक क्वालिटी होती है, हर इंसान में होता है। अगर वो उसको समझ करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए काम सीखे, तो नौकरी सरकारी मिले
ना मिले कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो जैसे ही पढ़ाई अपनी समाप्त करेगा, जो बेसिक पढ़ाई है इंटर बीए करेगा, उसके बाद तुरंत वो उस काम में लग जाएगा और वो बेरोजगार नहीं है। लेकिन हम लोग करते क्या है, बीए करते हैं पहले बैठ के बढ़िया से घर वाले के दम पर, अब बीए के बाद शादी बियाह हो जाएगी एक के बेर, तो बाबूजी कहें बाबू जा कमाए, काम तो सीख ले बड़ा ना कौनो, तो कोनो कंपनी में बतिया लिया, चाहे ढलैया में काम चालू हो जाए, आ चाहे बहुत लोग काम सीखे निकलेला, उ बेरा मन ना लागेला सीखे में, उ बेरा कमाए के मन करला 2 रुपया के। शादी बियाह हो गइल बा तो औरत के खर्चा बा, लड़का फैका होई, पापा कलम के पैसा दो, फीस के पैसा दो, आ तू कहता रुक काम सीखे जाता नहीं, तो काम सीखे जाइब अब तू बुढ़ैला हो तो काम सीखे के याद पड़ल तारा। अच्छा ऐसा बाकी ना, लोग पढ़ लिख के तब सोचे कि चलो काम सीखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका उल्टा भी एक कारण है, कितना लोग आपकी उम्र में काम सीखता है तो पढ़ाई छोड़ देता है। दोनों दिक्कत ना है। गांधी जी क्या कहते हैं, काम भी सीखो और पढ़ाई भी करो, काम भी सीखो और पढ़ाई भी करो। लेकिन हमारा दोनों काम खराब होता है, पढ़ते हैं तो कहते हैं काम सीखम तो पढ़ाई हुई का हमार रामा पहले बढ़ रही घर वाला पर हमने खिसिया जानी सब। अरे भाई तो काम सीखोगे तो पढ़ाई नहीं करोगे, या पढ़ाई करोगे तो काम नहीं सीखोगे, तो फिर तो तुम बेरोजगारी में रह जाओगे। दोनों में समस्या है, और गांधी जी कहते हैं दोनों को साथ साथ चलो। मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि पढ़ाई के समय में ही कभी बेरोजगारी का ठप्पा नहीं लगा। ये भी एक काम है जो सीख गया। उस समय सीखना, शुरुआत में किसी भी चीज को सीखना पड़ता है। अब मैंने सोचा होता कि मैं बीए कर लूंगा और बीए करने के बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, तो उस समय जब पढ़ाऊंगा तो मैं पहले दिन से ही सोचूंगा कि मेरा महीना ज्यादा है, जबकि किसी भी काम की शुरुआत जब होती है तो कभी घर से ही पैसा लगता है, या बचता भी है तो थोड़ा बहुत बचता है, वो भी अच्छा काम नहीं लगता है। बुढ़ापा में कोनो भी आदमी काम सीखे जाए ना सीख पाई, कारण जरूरत में पैसा का काम लागल सिखा, काम सिखावे ला पैसा ना देला, काम सीखे में कहीं पैसा मिल रहा, खाली खेवा खर्चा मिल जाए, कहीं कहीं लगभू कर ला घर से। इसी उम्र में काम सीखने का एक जुनून होता है, वो भी फ्री में। अभी आप लोग के अंदर लालच नहीं आया होगा पैसा कमाने का, अभी नहीं आएगा, इंटर तक नहीं आएगा, इंटर के बाद आ जाता है। इंटर के बाद आप लोगों में खर्चा करने का पैसे की जरूरत पड़ जाता है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो पहले पैसे के बारे में बताएंगे। अभी आप कहीं जाएंगे काम सीखने तो पैसे के बारे में आप बातें नहीं करेंगे, आप सीधे कहेंगे हमारा काम सीखे हमारे सिखा दो। सबको ऐसा ही बात करता है, लेकिन इंटर के बाद सबको कितना देबो, तो काम सीखने में भाई तुमको क्या देगा, कोई तो 400 रुपया दे देगा, दूसरा क्या दे देगा। यही समस्या है। यही गांधी जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि बच्चे का शिक्षा का जो प्रारंभी हो वो दस्तकारी से हो, वो काम सीखने से करे, और जिस क्षण वह अपनी तालीम शुरू करे, तालीम मतलब शिक्षा शुरू करे, उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। मतलब उसी समय से वो नई नई वस्तुओं को बनाने की क्षमता रखता हो, वो नया काम जानता हो, कि जैसे ही वो पढ़ाई समाप्त करे तुरंत अपने काम में लग जाए। वो किसी नौकरी, वो किसी की जी हजूरी करने से अच्छा है कि तुरंत अपने काम में लग जाए और अपने आप को कभी बेरोजगारी का ठप्पा न लगवाए, और वो हमेशा एक रोजगार की तरह अपना जिंदगी जिए, उसे कभी पैसे की कमी ना हो, वो अपना जीवन अच्छे से जी सकता है। मेरे मत अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गांधी जी कहते हैं कि मेरी सोच के अनुसार ये है कि व्यक्ति को रटना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि यांत्रिक ढंग का प्रयोग न करके वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करना चाहिए। यांत्रिक ढंग का अर्थ होता है कि केवल मशीन का प्रयोग करके, केवल रट करके काम मत कीजिए, आप वैज्ञानिक ढंग से सोचिए। वैज्ञानिक ढंग से सोचने का अर्थ हुआ कि किसी नए चीज की खोज करने की सोचिए, हर काम में कुछ नया करने की सोचिए अपने से, कि इसको मैंने बनाया है, इस काम की शुरुआत मैंने की है,
तो जानते हैं आने वाला समय जो है आपसे सीखेगा, आपसे जानेगा किस व्यक्ति ने कैसे क्या क्या किया था। लेकिन आप क्या करते हैं, आप रटना शुरू कर देते हैं, फलाना ये काम किया हम भी वही करेंगे, कुछ नया नहीं सोचते हैं। तो जीवन क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, इंटरेस्टिंग खत्म हो जाता है। क्योंकि मनुष्य का एक गुण होता है कि एक ही चीज को मनुष्य ज्यादा दिन करने में इच्छुक नहीं रहता है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा खुशी क्यों ना हो, आप उसे रोज खुशी से नहीं मना सकते हैं, फिर उसे धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। है कि नहीं है? आपका मैट्रिक का रिजल्ट है, आपका फर्स्ट ईयर में रिजल्ट है, उस दिन आप बहुत खुश होंगे, मिठाई बांटेंगे, खाएंगे पिएंगे। क्या वो खुशी अगले दिन भी रहती है उतना? क्या उतनी ही खुशी उसके अगले दिन भी रहती है? आने वाले 2 से 4 5 10 दिन के बाद वो जीरो हो जाता है, और फिर आप एक नए खुशी की तलाश में निकल जाते हैं। अब आप समझने लगते चलो अब इंटर पढ़ा जाए, फिर वही तरीका, मेहनत करो, टेंशन लो, पता नहीं क्या आएगा, अगले साल रिजल्ट नहीं आया था, पर रोने लगे। टाइम बदला। दुख भी मनाए तो दुख भी कैसे मनाए, आज मनाए कल भी मनाएंगे, थोड़ा सा मनाएंगे, परसों तरसों, धीरे धीरे वो भी क्या हो जाता है। तो मनुष्य अस्थिर जीव नहीं होता है, वो किसी एक चीज पर टिका नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा काम करना चाहिए कि वो नया करने की सोचे हमेशा। जब नया करने की सोचेगा ना, तो उसका टाइम उसमें कटेगा, उसका दिमाग खुल जाएगा और उसका मन लगेगा। आदमी बोर कब होता है, एक ही काम को रोज कर करके। उठा, सुबह में गया, उतना देर काम किया, फिर आया, खा के सो गया, आदमी उब जाता है। वह देखिए कम रोज होता थे। आखिर हमने के यहाँ परब काहे ला बनावल गइल बा, समय समय पर मन के तनी प्रसन्न करे खातिर। सालों भर के खानी रही कि उठ सुत खा पिय खत्म, उठ सुत खा पिय खत्म। यही से बना दियल गइल बा परब कि तनी इंतजार रहेला। जैसे 10 दिन बाद हई परब बात, आदमी 10 दिन पहले ही से एक्साइटमेंट रहेला, ए आवत आई पर दशहरा आवत अगला महीने में, मजा आई, चलली तनी गोपालगंज के मेला देखल जाई। कोरोना के टाइम में पुलिस पकड़ी तो बढ़िया से सेकबू करी, ठीक नु। ई सब आदमी सोचलेला ई बेरा ऐसे कहाँ चलबे रे, थाऊ चलल जाई पूरा परगरानी। अब 1 महीना तार व्यस्त बड़ा में तू, जैसे भी ओर आई, आपकी छठ में कौन कपड़ा किनाई, आ दीपावली में कौन बम फोड़ाई, आदमी वो चिंता। 2 महीना निकल गई, आदमी व्यस्त बा, 2 महीना निकल जाई, तले आ जाई खरवास, तो खरवास 1 महीने केहू कुछ ना कर, ठंडी में रजाइए में बीत जाला। अब रजाई में से निकले निकले तो लाई के सीजन आ जाई, लाई फूटे लगी, लोग खाए लगी, दही चूड़ा घींचे लगी। उ टाइम बीती तले सरस्वती पूजा आ जाई, अब ओमे लाग जाई आदमी 1 महीने पहले से बांस टांग के रोड पर खड़ा हो जाई, ए तन चंदा 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 चंदा। अजय कितना व्यस्तता भरल बेटा जीवन में, मन लागता। सरस्वती पूजा बीती तले 1 महीने के बाद होली, अब होली के तैयारी है, डीजे बांधे के बाद कहाँ नाचल जाई, कहाँ गरियावल जाई माई बहन के, ठीक बा। मन एक टाइप के माई बहन के गरियावले भइल जाए, गीतवा बजावले से होली में। अब वो प्रक्रिया, मार्च आ गया, देख लो कैसे टाइम चल रहा है, मार्च आ गया, अब ओकरा बाद परब ना रहेला, तब बियाह शादी के लगन जाग जाला। ओकरा बाद लागी लगन लगन घुमाई हुई पूरा जून जुलाई ले, तले एने और आई, तले फिर रक्षाबंधन, 15 अगस्त, फिर वह प्रक्रिया सालों भर चलत रहेला। यही से ही कुली बनावल गइल बा, ताकि लोग अपने आप के नया हमेशा महसूस करें, ना तो बोर हो जाए अपना लाइफ से, और ही कोनो कारण नहीं है। तो उसी तरह आप भी जब अपने जीवन में कोई काम करें तो कुछ नया करने की सोचिए, वैज्ञानिक ढंग से सीखने का प्रयास कीजिए। जब वैज्ञानिक ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे ना, तो आप कभी उबेंगे नहीं, आप बोर नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद है, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में हमें सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, सफाई पर। हर एक बच्चे को पहले सफाई पर ध्यान देना चाहिए। सफाई का अर्थ क्या हुआ कि मुंह हाथ धोना, स्नान करना, साफ सुथरा कपड़ा पहनना है, उससे मिट्टी में लपेटना नहीं, मतलब साफ सफाई से रहना, अपने बिछावन, अपने घर जो भी है उसको साफ सुथरा रखना। साफ सुथरा का अर्थ कितना लोग समझ जाता है, नया। नया की बात नहीं की जा रही है, पुराना ही वस्तु है उसको आप साफ सुथरा रखें। बहुत लोग का नया घर होता है, पेंट उंट सब बढ़िया होता है, आ घर में घुसो तो बकरी बानी रहती है, वहीं पे पेशाब लेड़ी गिराई रहती है, भक दे के बस आ जाएगा। अब बताओ नया घर रहने से क्या फायदा है, पहले ही दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा पुराना घर है, मड़ई का घर है, उसको ही बढ़िया से लीप उप के बढ़िया से एकदम साफ सुथरा बाहर सवार को उसको रखो, आगे थोड़ा फूल उल लगा दो, तो वो घर स्वर्ग है, जहाँ से कोई दुर्गंध ना आती हो, जहाँ पे कोई गंदगी ना रहती हो, जो है उसी को सा बेड है आपका, बिछावन है,
उसको बढ़िया से डेली साफ सुथरा करके उसको बिछा उछा के रखते हैं। ये नहीं कि नया सुजनी कीन के आइल बा, आज 90 दिन भइल फिंचैला, वही पर ढंगरा आता, वही पर ढंगरा आता। ये नहीं होना चाहिए। तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती मतलब कि शरीर की ताकत, खा पी के बढ़िया से शरीर रखना चाहिए। अब खाने पीने का अर्थ ये नहीं कि आप अकेले हाथी बन जाइए, कि मतलब नाद का नाद घोट जाइए, वो भी नहीं, औलादी नहीं बनना है। तंदुरुस्ती के लिए जितना शरीर की जरूरत है भोजन की, उतना भोजन करना है। भोजन शास्त्र, यानी भोजन शास्त्र का अर्थ होता है खाना बनाना। हर एक व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हर व्यक्ति को खाना बनाने की प्रक्रिया आनी चाहिए, क्योंकि जीवन में यही तो एक चीज है जो कभी छूटेगा नहीं। बताइए कौन ऐसा जीव है जो भोजन न करता हो? है कोई जीव? चींटी भी है छोटी सी, वो भी भोजन करती है, भले अपने शरीर के हिसाब से जो करे, लेकिन करती तो जरूर है। तो ये भोजन बनाना का जो प्रक्रिया है ना, ये हर किसी को आना चाहिए। लेकिन ये पुरुष वर्ग में एक फेमस है कि खाना बनाना औरतों का काम है, पुरुष क्यों सीखेंगे इसको? अरे छोटा, जिस दिन तुम बाहर जाओगे तो क्या हर जगह तुम्हारी माँ साथ में जाएगी? हर जगह तुम्हारी बहन साथ में जाएगी? मान लो तुमको पढ़ने जाना है बाहर, इंटर के बाद इंजीनियरिंग करना हो, चाहे आईएएस की तैयारी करना हो, चाहे मेडिकल का तैयारी करना हो, किसी भी चीज का, तो तुम्हारे साथ कौन जाएगा खाना बनाने के लिए? तुम्हारी माँ जाएगी? नहीं जाएगी। तो कहाँ से खाओगे? और अचानक तुम सीख जाओगे, एक दिन में सीख जाओगे? तो घर पे हो तभी सीख लो, ताकि बाहर तो जाना ही है। लड़कियां जाती हैं ठीक है, लेकिन बहुत आज भी समाज है कि नहीं जाने देता है ज्यादातर लड़कियों को। लेकिन 100% लड़के कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। या कमाने के लिए जाए, चाहे पढ़ने के लिए जाए, दो में से तो एक चुनना ही पड़ता है। जाना तो पड़ेगा, कमाने जाओ या चाहे पढ़ने जाओ, दोनों में बाहर जाना है। तो फिर खाना तो चाहिए ना, पेट तो छूटता नहीं। ऐसा नहीं पेट निकाल के रख दिया साइड में, घर पे आएंगे तो फिर इसमें ला देंगे। ये तो जहां जाएगा वहां खोजेगा, टाइम टाइम पे खोजेगा। तो भोजन शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए, ताकि तुम कहीं पे भी रहो तो तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। फिर है अपना काम आप करने। हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए, किसी दूसरे पर टालना नहीं चाहिए। ये नहीं कि फेयर करना है, अरे बहुत ज्यादा बा, रिया तनी फेयर हमर कह दिया, जाते तो हमारा गोपालगंज जाएगा, का तनी जाते नहीं घूम फिर आओ तनी बड़ी दिन भर। अब बताइए, ये दूसरे पे टालना हुआ ना, ये भी काम सही नहीं होता है। और घर पर माता पिता को मदद देना, आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन घर वाले की अगर जरूरत है आपकी, तो आप जहां तक हो सके उनकी मदद करें, पढ़ाई ध्यान में रखते हुए। बहुत बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं और पिताजी या बाबूजी कह दे कोई काम, जैसे जाओ गेहूं पिसवा लो, जब पढ़िए नू, जब तू देखे कि हम पढ़े बैठल बनी, तार ड्रामा लाग जाला, वही बेरा तेरा याद पड़ेला कि हम जाएंगे गेहूं पिसवा लिए। चाहे महतारी कह दिले जो बाजार से सामान ले ले आओ, अब ये रहो कि लो सब पढ़सन, तो नहीं कब हम ना पढ़े, लो सब पढ़सन। गार्जियन का करो, कहले पढ़, जो पढ़, हम ले आ लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं कि ठीक है हम ला देंगे, थोड़ा कुछ बाकी है पढ़ना, पढ़ लेते हैं, तो इसको निपटा करके हम आपका सामान ला देते हैं। आपका पढ़ाई भी हो गया, कुछ समय के लिए आप उसी बहाने टहल भी लेंगे, काम भी करते आएंगे। तो ये हमारा विचार होना चाहिए। नहीं तो आप वहीं वाला हो जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं। फिर बताते हैं गांधी जी वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों का अर्थ हुआ कि इस समय के लड़कों को, आप लोगों को बात कर रहे हैं। स्वच्छता और स्वावलंबन। स्वच्छता का तो अर्थ आप लोग समझते हैं सफाई, लेकिन स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मैंने लिख दिया है पोस्ट में, यहाँ पे किताब में नहीं है। अपने भरोसे रहने का भाव, यानी हर बच्चे को किसके भरोसे रहना चाहिए? अपना भरोसा। अगर आप दूसरे पे भरोसा करेंगे, दूसरे पर विश्वास करके अपना काम सोचेंगे कि चलो फलानवा हमारा काम कर देगा, तो याद रखिएगा कभी ना कभी आपको धोखा ही मिलेगा। खुद का काम खुद से करने का प्रयास करें
और अपने आप पर भरोसा रखें, एक न एक दिन जरूर आप सफल हो जाएंगे। का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं। आज के बच्चे जो हैं, एक तो सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, गांधी जी कहते हैं, और दूसरा अपना भरोसा उनको अपने पर नहीं है। फट से किसी भी काम के लिए दूसरे का मदद मांगना शुरू कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाएंगे। यानी मैं चाहूंगा कि उन बच्चों को शरीर से लेकर हर प्रकार की शिक्षा मैं खुद दूं और वे किसी और पर निर्भर ना हो।